नमस्कार मित्रों, आरबीआईएस पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ परीक्षा, हाईकोर्ट परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, सभी परीक्षाओं में यह वीडियो महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहते हैं। भीकाजी रुस्तम कामा कौन है? भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था। जनेवा से वंदे मातरम पत्रिका इन्होंने निकाली थी। 1917 में इन्होंने स्टुटगार्ड, जो कि जर्मनी में है, की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था, जहां इन्हें प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसका डिजाइन इन्होंने स्वयं तैयार किया था। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। 1935 में 74 वर्ष की अवस्था में बंबई लौटकर आई। उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। कौन? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अब यह प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीकाजी रुस्तम कामा ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? पहला है, दांडी यात्रा यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी। बिल्कुल सही, पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर यह समापन दांडी में हुई थी। ये भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी। बिल्कुल सही। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी। गलत, ये गलत है। इसकी शुरुआत 15 मार्च को नहीं हुई थी। 24 दिनों की यह पैदल यात्रा थी। यह 5 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी। सॉरी, 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे थे। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे और 24 दिन की यात्रा थी। 12 मार्च को यह यात्रा प्रारंभ हुई थी, ना कि 15 मार्च को। 12 मार्च को हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत है और सब आंसर सही है। देखिए, बार बार पूछा गया यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील की दूर बसे दांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हो गई थी। तत्पश्चात गांधी जी के आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने के हाथों में आ गया था। इस आंदोलन में स्त्रियों ने अपनी भागीदारी दी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? तो गांधी जी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो धावे हुए थे, उस समय गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। कहां थे? गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे को भूदान आंदोलन से इनको संबंधित किया जाता है। भूदान आंदोलन से ये संबंधित है। इन्हें प्रथम बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार किया जाता है। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हो गए थे। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है आपके सामने। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह कौन था? वेब मिलर थे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा व्याख्या सुनिएगा। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे, जिन्हें गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया। दर्शना की विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए वेब मिलर ने लिखा है, संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट और एवं विद्रोह देखे, लेकिन धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कथन कारण का अगला प्रश्न आपके सामने है। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। तो अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। यह कथन आपका सही है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनाया था। तो जहांगीर 1602 में तो पैदा नहीं हुआ था, तो ये आंसर गलत। कथन सही है, कारण गलत है। आइए व्याख्या देखते हैं। अकबर गुजरात विजय जो हुई थी 1572 और 73 में गुजरात विजय करता है और फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर की स्थापना करता है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। एक वर्ग
के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। ठीक है, जबकि पर्सी ब्राउन इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताते हैं। पर्सी ब्राउन के हिसाब से यह आंसर आपका 1602 में फतेहपुर का निर्माण होता। तो दो प्रकार के मत हैं, आप पढ़ लीजिए। वैसे गुजरात जिसे हमने पढ़ा था, पर्सी ब्राउन अब इन्होंने कहा है कि 1601 में दक्षिण विजय जो हुआ था उसके उपलक्ष्य में इन्होंने बनाया। तो दो इसमें मत आते हैं, जैसा उत्तर आप समझें। आइए, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आगरे के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर के किले में। फतेहपुर सीकरी के किले में आंसर है। अकबर ने 23 मील की दूरी पर सीकरी नामक गांव स्थित था। आगरा से 23 मील की दूरी पर सीकरी नामक गांव था। यहीं पर प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे, जिनके दर्शन हेतु तो अकबर प्रायः सीकरी जाया करते थे। अकबर द्वारा बनाया गया श्रेष्ठतम इमारतें यहीं स्थित हैं, फतेहपुर सीकरी में। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतें फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है? दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधा भाई का महल, हवा महल। हवा महल जयपुर में भी है और फतेहपुर सीकरी में भी है। मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि है। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला की मोती किसे कहा है? तुर्की सुल्ताना के महल को कहा है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल जो है अकबर द्वारा बनाया गया है और इस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन का निर्माण कराया। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहार के अनुरूप था, जो अब तक भारत की कुछ भागों में विद्यमान है। ऊपर की ओर छोटी होने वाले 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित किया था। तो बादशाह अकबर ने पंचमहल निर्मित किया था। पंचमहल याद करिएगा, फतेहपुर सीकरी में जहांगीर महल स्थित है, आगरा में स्थित है जहांगीर महल। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगरा किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। यह अकबर महान द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीरी महल आगरा किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम, जिसका नाम जहांगीर था, के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य की शैली की ओर झुकी हुई है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा, जो कि आगरा में है, वहां स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया था, क्योंकि 1605 या 7 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु पेचिस नामक रोग से हो गई थी। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल के आकार में छोटी होती है। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। ठीक है, बाबर और बाबर का मकबरा। बाबर का समय सीमा क्या है? कार्यकाल 1526 से 1530 तक बाबर का कार्यकाल रहता है और इसका मकबरा कहां पर है? काबुल में। अकबर भैया काबुल में इनका मकबरा रखते हैं। सॉरी, बाबर का काबुल में है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक का है और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सिकंदरा में इनका मकबरा है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 है और इनका मकबरा कहां पर है? लाहौर भैया में है, लाहौर जग में है। शाहजहां का कहां है? शाहजहां का 1627 से 1658 में आगरा में अपनी पत्नी के जहां मुमताज महल है उन वहीं पे दफनाया गया था। इनको शाहजहां को अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
देखिए मकबरा ही है ये यहाँ पे। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, आपको पता है। बाबर भैया का काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, और जहांगीर का लाहौर में हो गया है। ठीक है, मिलान हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, महाभारत का फारसी अनुवाद ये है आपका रज़्मनामा है। रज़्मनामा ये आईएएस प्रश्न में भी पूछा गया है, यहाँ पे दिया नहीं गया, आईएएस में भी पूछा गया है। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए, अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल, फैजी आदि के विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया है। याद रखिएगा, इसको बार बार सुन लीजिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में किसी को जरी कलम की उपाधि दी गई थी? जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिसकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है। तो ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में।